Hello and welcome everyone. In this video we are going to talk about, as you can see on the screen, the Rowlatt Act that we are going to talk. So officially known as Anarchical and Revolutionary Crimes Act, इसको कहते हैं अनार्चिकल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919. ओके, passed in March 1919 by Imperial Legislative Council. कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं, लेट मी डिस्कस देम. जैसे कि वर्ड है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कह सकते हो ब्रिटिश इंडिया का पार्लियामेंट कह सकते हो, ब्रिटिश इंडिया ज़माने का पार्लियामेंट कह सकते हो. ठीक है, और इस पार्लियामेंट में ब्रिटिश मेंबर होते थे और इंडियन मेंबर भी होते थे. इस इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादातर ब्रिटिश मेंबर होते थे और कुछ इंडिया के भी मेंबर्स होते थे. ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. चलो देखते हैं. तो ये जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ठीक है, हड़बड़ी में एक लॉ पास किया. ठीक है, कौन सा लॉ था वो? दैट वाज रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919. गौर से सुनो कहानी. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें ब्रिटिश मेंबर भी होते हैं, मीन्स अंग्रेज भी होते थे उसमें, और जिसमें इंडिया के भी कुछ मेंबर थे. तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एक लॉ पास किया. उस लॉ को हम अनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 भी कहते हैं. 1919 में एक लॉ पास किया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. इस रूल के हिसाब से, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनीवन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी. देखो गौर से सुनना. इस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ब्रिटिश ऑफिसर्स कैन अरेस्ट एनीवन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी. टेररिस्ट किसे कहते हैं बताओ? टेररिस्ट किसे कहते हैं? गौर से सुनो. टेररिस्ट किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाए. यस, तो गवर्नमेंट के खिलाफ कौन जा रहा था? इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स. यस, उस टाइम पे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे. तो ये कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्लान था कि इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को टेररिस्ट डिक्लेयर करना, और वंस दे आर डिक्लेयर टेररिस्ट, फिर उनको आसानी से अरेस्ट किया जा सकता था. और अरेस्ट भी कैसे? देखो, 2 साल के लिए तुमको अरेस्ट करेंगे और 2 साल तक कोर्ट में पेश नहीं करेंगे. गौर से सुनना. मीन्स दे विल अरेस्ट यू बट दे विल नॉट प्रेजेंट यू बिफोर द कोर्ट. जबकि अभी ये रूल है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपको विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा. बट उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट रॉलेट एक्ट, दैट रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, उसके हिसाब से अरेस्ट करेंगे तुमको और 2 साल के लिए कहाँ भर देंगे, कहाँ रख देंगे पता नहीं. दे विल नॉट प्रेजेंट यू बिफोर द जज. मीन्स आपका केस चलेगा नहीं, आपका ट्रायल होगा नहीं, तो आप अपने आप को इनोसेंस प्रूव नहीं कर सकते. गौर से सुनो, फिर से बता रहा हूँ, फिर से मैं शुरू करता हूँ, सुनना गौर से. रॉलेट एक्ट इज नोन एज अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919. यस, और इस लॉ को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने हड़बड़ी में पास किया था मार्च 1919 में. ठीक है, तो इस इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन थे? कह सकते हो ये उस ज़माने का पार्लियामेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्लियामेंट था, और इसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों हुआ करते थे. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कह सकते हो, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी टेररिस्ट है करके सस्पेक्ट करती है, शक होता है कि ये टेररिस्ट है, तो उसको अरेस्ट कर सकती थी. ओके, और बिना, कह सकते हो बिना कोर्ट में प्रेजेंट किए 2 साल तक अरेस्ट करके रख सकती थी.
जबकि ये रूल था पहले और आज भी ये रूल है कि क्या था, अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं आपको विद इन 24 आवर्स जज के सामने कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसका केस चलेगा। अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो वो पनिशमेंट मिलेगा, अगर वो इनोसेंस प्रूव होता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस लॉ के हिसाब से 2 साल तक केस ही नहीं चलेगा। मीन्स 2 साल तक आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर सकते। आप बस आपको अरेस्ट करेंगे, पता नहीं कहाँ लेके भर देंगे, किस जेल में रख देंगे आपको। तो ये तो गलत था, क्योंकि अगर किसी को अरेस्ट किया है तो उसका क्राइम प्रूव होना चाहिए तभी उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन उसको 2 साल तक बिना केस लड़े, बिना कोर्ट में प्रेजेंट किए रख सकते हैं करके ये रूल पास हुआ। तीसरा पॉइंट था, इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च फॉर अ प्लेस विदाउट अ वारंट। बिना वारंट के पुलिस किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी घर को, किसी भी जगह को ढूंढ सकती है, खोजबीन कर सकती है। जबकि आजकल है कि आपके घर में पुलिस बिना वारंट के, बिना कोर्ट के परमिशन के आपके घर घुस के सर्च नहीं कर सकती। ठीक है, सर्च नहीं कर सकती। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसको हम रॉलेट एक्ट के भी नाम से जानते हैं, उसके हिसाब से आपके घर का खोजबीन, आपके घर का सर्च बिना कोई वारंट के, बिना कोई कोर्ट के परमिशन के पुलिस कर सकती है। इट ऑल्सो प्लेज सिवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस रूल ने, इस एक्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी ख़त्म कर दिया। मीन्स प्रेस जो है, जो मीडिया थी, वो आसानी से और आज़ादी से नहीं बोल सकती थी। तुम न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं छाप सकते। देयर वॉज ह्यूज एंड सीवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। दिस एक्ट वॉज पास्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ रॉलेट कमेटी। ये जो रूल पास हुआ था, इस रूल को रिकमेंड करने वाले, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे ये बोलने वाले थे कौन? रॉलेट कमेटी के लोग। और इस रॉलेट कमेटी के हेड थे जज सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट was the head of this Rowlett committee, and this Rowlett committee had suggested that we should make such law. That's why this act is known as Rowlett Act. Yes, the act was widely condemned by Indian leaders and public. Condemn means इस लॉ का, इस एक्ट का लोगों ने भरपूर प्रोटेस्ट किया, बोले कि हम नहीं मानते, दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट इंडियन पीपल। ये तो एकदम सरासर जाती है, ये लोगों को परेशान करना है। ठीक है, ये तो सरासर लोगों को परेशान करना है भाई। तो उन्होंने, इंडियन पीपल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम नहीं मानेंगे ये रूल। और इस वाले रूल को उन्होंने कहा ब्लैक बिल। इस वाले रूल को उन्होंने कहा ब्लैक बिल। क्यों ब्लैक बिल कहा? क्योंकि ये इंडिया के लोगों के ऊपर जाती थी। ठीक है, मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, कि ये क्यों पास किया गया था, मैं उस पर भी बात करूँगा। आगे देखते हैं, चलिए। द एक्ट वॉज पास्ड डिस्पाइट यूनानिमस अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, all of whom resigned in protest. These included Muhammad Ali Jinnah, Madan Mohan Malviya, yes, and मजहर उल हक। गौर से सुनो। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस रूल को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, कह सकते हैं उस ज़माने के पार्लियामेंट में, जहाँ पे इंडिया के और ब्रिटेन के दोनों लोग रहते थे, दोनों जगह के लोग इसके मेंबर थे। तो बताओ, इंडिया के मेंबर होते हुए ये रूल कैसे पास हुआ? इंडियन मेंबर्स ने प्रोटेस्ट नहीं किया होगा क्या? दे प्रोटेस्टेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया के जो मेंबर थे इस काउंसिल में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि बोले कि ये ऐसा रूल तो इंडिया के खिलाफ है, ऐसा रूल हम इंडिया में अप्लाई होने नहीं देंगे। तो उन्होंने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन उनके बिना सपोर्ट के, विदाउट देयर सपोर्ट, डिस्पाइट अनएनिमस अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर, इंडिया के जो मेंबर थे इस काउंसिल के, उन्होंने बोला कि दे वेंट अगेंस्ट दिस, दे अपोज दिस, दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस काइंड ऑफ रूल्स दैट विल बी अ पनिशमेंट फॉर इंडियंस। बट इनके मना करने के बाद भी वो लॉ पास कर दिया गया। तो प्रोटेस्ट में इन तीनों ने, 3 मेंबर थे उस काउंसिल में, कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना,
मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक, इन तीनों ने रिज़ाइन कर दिया। इन तीनों ने उस काउंसिल से रेजिग्नेशन दे दिया, छोड़ दिया उसको, क्योंकि इन्होंने मना किया था वो रूल पास करने से। ठीक है, फिर भी रूल पास हुआ। दैट्स वाई ये जो 3 मेंबर थे उस काउंसिल के, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड मजहर उल हक, दे resigned from their post. In response to this act, a nationwide हड़ताल was called by गांधी जी on 6 अप्रैल। ठीक है, तो इस एक्ट के विरोध में, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने हड़ताल करवाया पूरे देश में। एंड इट वाज फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह। पहली बार नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा था, पहली बार सत्याग्रह नेशनल लेवल पे हो रहा था। और इस पहले नेशनल लेवल के सत्याग्रह को कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। दिस फर्स्ट नेशनल सत्याग्रह इज नोन एज रॉलेट सत्याग्रह। यस, दिस इज नोन एज रॉलेट सत्याग्रह। अब देखते हैं इस रॉलेट एक्ट को पास करने का क्या इंटेंशन था ब्रिटिश लोगों का। The British government's primary intention was to repress the growing nationalist movement in the country. Means nationalist movement, nationalism आ रहा था लोगों में, लोग धीरे धीरे यूनाइटेड हो रहे थे, लोग धीरे धीरे एक साथ मिल के लड़ रहे थे। रिमेंबर दोज 3 सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद कॉटन मिल सत्याग्रह। तो इससे लोग धीरे धीरे, पूरे देश के लोग यूनाइटेड हो रहे थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए खतरा था, तो इस फ्रीडम मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक रॉलेट एक्ट बनाया था कि जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं सबको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। टेररिस्ट कौन होता है? देखो गौर से सुनो, टेररिस्ट कौन होता है? जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है। उस ज़माने में इंडिया में गवर्नमेंट किसका था? ब्रिटिश लोगों का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कौन बोलता था? इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स। तो जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसको वो लोग टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते थे। और टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट उसको अरेस्ट करेंगे, और अरेस्ट करने के बाद उसको जज के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको 2 साल तक डिटेन कर देंगे, कहीं पे गुमनाम एक जगह में भर के रख देंगे। ठीक है, और किसी के भी घर को बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और कोई फ्रीडम नहीं है प्रेस में, गवर्नमेंट के खिलाफ तुम लिख नहीं सकते, छाप नहीं सकते, प्रिंट नहीं कर सकते। तो यही इंटेंशन था। इंटेंशन यही था कि इंडिया में जो नेशनलिज्म आ रहा था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जो फ्रीडम मूवमेंट था, इसको ख़त्म करना था। द प्रोटेस्ट वॉज वेरी इंटेंस व्हेन द एक्ट केम इनटू इफेक्ट एंड द आर्मी वॉज कॉल्ड इन पंजाब टू टैकल द सिचुएशन। देखो, जब ये रूल पास हुआ तो पूरे कंट्री में, जब ये रूल पास हुआ तो पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ, और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ पंजाब में। और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा, इमरजेंसी का सिचुएशन डिक्लेयर करना पड़ा और मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा। तो पूरे कंट्रीज़ में, पंजाब में, यूपी में पूरा वायलेंस होने लगा इसके चक्कर में। द मूवमेंट वॉज कैंसल्ड बाय गांधी जी। It was affected by rioting in some provinces and particularly in Punjab where the situation was extreme violent. तो गांधी जी ने इस रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया, मजबूरी में बंद किया, मजबूर होकर बंद किया। क्यों? देखो, गांधी जी वायलेंस कभी नहीं चाहते थे। बिकॉज ऑफ दिस रॉलेट सत्याग्रह देयर वॉज लॉट वायलेंस इन पंजाब। पंजाब में वायलेंस हुआ, जलियांवाला बाग मैसेक्री हो गया पंजाब में। ठीक है, जिसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। ठीक है, तो वायलेंस हुआ, लोग मारे गए, इसकी वजह से गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। नाउ हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना चाहिए कि ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, द फर्स्ट नेशनल सत्याग्रह, या कह सकते हो पहला नेशनल लेवल का सत्याग्रह। ठीक, ये बंद हुआ। और बंद हुआ तो क्यों हुआ? ये हुआ वायलेंस की वजह से बंद हुआ। और वायलेंस कहाँ पे हुआ था सबसे ज़्यादा? पंजाब, अमृतसर, जलियांवाला बाग। सो हम अभी डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग मैसेक्री, कि जलियांवाला बाग मैसेक्री में आखिर हुआ क्या था, क्या है ये एक जलियांवाला बाग
massacre. So our next point to discuss is Jallianwala Bagh massacre. Let's talk about that. The situation in Punjab was alarming as there were riots and protests against the Rowlatt Act. जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, पंजाब में सिचुएशन बड़ा इमरजेंसी था, इमरजेंसी का सिचुएशन था. क्योंकि पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा था, पंजाब में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे और वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे, लोग एक दूसरे को ब्रिटिश सोल्जर्स को मार रहे थे. ठीक है, मीन्स ये चल रहा, राइट्स चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था और वायलेंट वे में प्रोटेस्ट चल रहा था. तो पंजाब वॉज पुट अंडर द मार्शल लॉ. मार्शल लॉ क्या होता है? सैन्य शासन, सोल्जर्स, आर्मी का राज कह सकते हो, सैन्य शासन कहते हैं इसको हिंदी में. मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया. ठीक है, इमरजेंसी का सिचुएशन डिक्लेयर कर दिया और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया पंजाब में. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मार्शल लॉ, ठीक है, इट इज़ अनलॉफुल फॉर मोर देन 4 पीपल टू असेंबल एट ए प्लेस. मीन्स अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ के हिसाब से 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे, 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते. मार्शल लॉ, दिस इज़ मार्शल लॉ कि 4 या 4 से ज़्यादा लोग, 4 और मोर देन 4 पीपल कैन नॉट असेंबल टुगेदर अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ. इफ़ यू आर डूइंग दिस देन इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अनलॉफुल. So the Lieutenant Governor of Punjab at that time was Michael O'Dyer. गौर से ध्यान रखना, 2 डायर हैं. पहला है माइकल ओडायर, ठीक, और जनरल रेजिनाल्ड डायर. 2 हैं, गौर से सुनो, 2 लोग तुमको मिलेंगे. कौन कौन? कौन कौन है वो 2 लोग? ये हैं माइकल ओडायर और ये हैं जनरल रेजिनाल्ड डायर. सो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे पंजाब के? माइकल ओडायर. माइकल ओडायर ने जनरल रेजिनाल्ड डायर को परमिशन दिया था जलियांवाला बाग मैसेक्री के लिए. जलियांवाला बाग मैसेक्री के लिए ऑर्डर किसने पास किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर. और किसको ऑर्डर दिया था, किसको परमिशन दिया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर को. ठीक है, दोनों डायर का स्पेलिंग अलग है, गौर से देखो. ठीक. ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल, क्या हुआ था उस दिन देखते हैं. ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल बैसाखी ऑन 13 अप्रैल 1919, ये भी तुमको पूछ सकता है डेट में. 13 अप्रैल 1919 इन जलियांवाला बाग, अ पब्लिक गार्डन इन अमृतसर. अमृतसर में एक पब्लिक गार्डन है जिसका नाम है जलियांवाला बाग. तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे. ठीक है, फेस्टिवल मना रहे थे. कौन सा फेस्टिवल? बैसाखी फेस्टिवल था उस टाइम पे. ओके, उस टाइम पे क्या था? बैसाखी फेस्टिवल था. सब लोग क्या कर रहे थे कह सकते हो, सब लोग वहाँ पे त्यौहार मना रहे थे. कौन सा त्यौहार? बैसाखी. यस, बैसाखी मना रहे हैं सब लोग. ठीक है, और वहाँ पे क्या था, और बाकी लोग क्या हुआ था वहाँ पे? अ क्राउड ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैड गैदर्ड. 2 चीज़ें हुई थी वहाँ पे, गौर से सुनना. 13 अप्रैल 1919 को एक पब्लिक गार्डन है अमृतसर पंजाब में जिसका नाम है जलियांवाला बाग. तो कई सारे लोग वहाँ पे फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. तो कई सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ. गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन वायलेंट वे में. नॉन वायलेंट वे में, लिसन टू मी केयरफुली, नॉन वायलेंट वे में बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े शांति ढंग से लोग उस गार्डन में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे. एंड ऑल्सो अमंग द क्राउड वर पिलग्रिम्स हु हैड कम टू सेलिब्रेट बैसाखी. तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे, कुछ लोग तो यात्री भी थे, पिलग्रिम्स भी थे, घूमने आए थे इधर, बैसाखी मेला घूमने आए थे, बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे. तो देखो क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ वहाँ पे. और अजीब बात यह है कि पंजाब के लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दिस इज.
पंजाब के लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज हो गया है। अगर उनको पता होता तो जलियांवाला बाग में वो लोग गैदरिंग करते क्या? नहीं करते। उनको पता भी नहीं था। वो सोशल मीडिया व्हाट्सअप का ज़माना नहीं था भैया कि एक मैसेज कर दिया तो पूरे सब तरफ फैल जाएगा। लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज हो गया है। ठीक है, तो इस बीच क्या हुआ, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग बैसाखी मना रहे थे, जलियांवाला बाग में सब लोग बैठे थे। So General Dyer came there with his troops and blocked the only narrow entrance to the garden. तो छोटा जो सकरा रास्ता गार्डन को घुसता है, उस रास्ते को जनरल डायर ने बंद कर दिया। पहले मीन्स उस गार्डन से भागने के रास्ते को बंद कर दिया और अपने सैनिकों के साथ आया और वहाँ पे क्या किया? Then without warning he ordered his troops to fire at unarmed crowd which included children as well. महिलाएं थीं, बच्चे थे, इनके ऊपर आंख मूंद के गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। ओपन फायर ऑन द पब्लिक। और ये पब्लिक के पास, पब्लिक अनआर्म्ड थी, उनके पास कोई गन वन नहीं था। वो लोग तो बड़े शांति ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर आया, गेट क्लोज किया उसने ताकि कोई भाग ना सके। और जानते हो वहाँ पे उसने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया और वहाँ के जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, आंख बंद करके गोलियां चला रहे थे। औरतों को गोली लगी थी, बच्चे मर रहे थे, जो भी था वहाँ पे सामने सबको गोली लग रही थी। दिस रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ 80,000 पीपल। 1000 लोग मरे थे और 1500 लोग घायल हुए थे। बताते हैं वहाँ पे कुआं था, उस कुएं में लोग कूद गए थे। 200-400-500 लोग उस कुएं में कूद गए। कितने सारे लोग, वो कुआं आज भी है उस बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग अभी भी है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, कुएं में कूद गए थे कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए। ही सेड हिज एम वॉज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट। अब क्या एक्सक्यूज़ दिया उसने, देखो उस बंदे ने, उस जनरल डायर ने क्या एक्सक्यूज़ दिया। देखो वो कहता है कि आई वॉन्टेड टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। मैं सिर्फ सत्याग्रहियों को, फ्रीडम फाइटर्स को डराना चाहता था, बस एक मोरल इफेक्ट के लिए किया गया था। मैं उनको सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ऐसा किया। देखो तो ठीक करने के लिए 1000 लोगों को मार दिया उसने। और क्या एक्सक्यूज़ देता है, कहता है कि आई वांटेड टू क्रिएट सम फियर इन सत्याग्रहीज माइंड। बाप रे। दिस ट्रेजेडी केम एज अ रूट शॉक टू द इंडियंस एंड टोटली डिस्ट्रॉयड देयर फेथ इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस। तो ये जलियांवाला बाग जब इंसिडेंट हुआ तो पूरे इंडियंस को ये समझ में आ गया, ये जो ब्रिटेन के लोग हैं किसी के सगे नहीं हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी रूल पास करके हमको मार देंगे। तो कंप्लीट डिस्ट्रस्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चलो एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, लिसन टू मी। आप सभी ने मूवी देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, यू कैन सर्च इन गूगल उधम सिंह। उधम सिंह करके एक मूवी आया था लास्ट ईयर। ठीक है, उधम सिंह। तो उधम सिंह कौन है? उधम सिंह वॉज अ किड, एक बच्चा था जिसने ये जलियांवाला बाग मैसेक्री अपनी आँखों से देखा था। जलियांवाला बाग मैसेक्री उसने अपनी आँखों से देखा था, छोटा बच्चा था, उसके घर वाले सब मर गए थे इसी जलियांवाला बाग में। तो उसने क्या किया पता है? 20 साल इंतज़ार किया, 20 साल, और इंग्लैंड जाके, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में वहाँ के मीटिंग चल रहा था और वहीं पे उस गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर जिसने ऑर्डर दिया था, जिसने ये परमिशन दिया था फायर करने के लिए, ठीक है, उसको जाके मार दिया। यस, उसको जाके वहीं पे गोली मारा इंग्लैंड में। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब के थे, माइकल ओ डायर, उसको जाके गोली मारा वहाँ पे इंग्लैंड में। ठीक है, दम दिखाया बंदे ने। ठीक है, मैं दिखाता हूँ उनको। ठीक है, ये हैं, दीज आर द पिक्चर्स। ये वो बंदा है, गौर से देखो, ये वो बंदा है जिसने ऑर्डर पास किया था, ऑर्डर पास कर दिया था। ठीक है, ये ऑर्डर पास किया था। पास्ड ऑर्डर, और इस ऑर्डर को मान के गोली चलाने वाला था ये डायर,
और ये अलग डायर है। दोनों अलग अलग डायर मिलेंगे तुमको। ये उस टाइम के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ पंजाब। दिस इज गवर्नर ऑफ पंजाब एंड दिस वाज जनरल, आर्मी में थे ये और इस टाइम के गवर्नर थे। इसने ऑर्डर दिया और इसने उस ऑर्डर को फॉलो किया। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि उधम सिंह जी ने इसको मारा। नहीं, उधम सिंह जी ने इसको मारा था, इस बंदे को मारा था, इस बंदे को जिसने ऑर्डर पास किया था, जिसने ये जलियांवाला बाग मैसेक्री का ऑर्डर पास किया था, उसको मारा था उधम सिंह जी ने। ठीक है, इसको नहीं मारा था। ठीक, चलो, और ये हैं हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर उधम सिंह। दिस मैन किल्ड दैट मैन। और ये उस दिन का न्यूज़पेपर है। गौर से देखो इसमें कौन सा नाम लिखा है, माइकल ओ डायर मर्डर्ड। तो ये उस दिन का न्यूज़पेपर, उसका अगले दिन का न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, जहाँ पे उन्होंने उसका मर्डर किया था, उसको गोली मारी थी जाके। ठीक है, तो आप देख सकते हो उस दिन का न्यूज़पेपर, ओरिजिनल है ये। ठीक है, सो दिस वाज जलियांवाला बाग मैसेक्री। अब देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेक्री होने के बाद व्हाट वाज द आफ्टर इफेक्ट। इसका आफ्टर इफेक्ट क्या था? व्हाट हैपन आफ्टर द इनफेमस मैसेक्री, इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेक्री के बाद इसका असर क्या हुआ पूरे देश में? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेक्री spread, crowd took the streets in many North Indian towns and there were strikes, clashes with police and attack on government buildings। क्या हुआ? जब जलियांवाला बाग मैसेक्री का पता चला लोगों को कि लोगों को एक जगह में बंद करके गोली मार दिया गया, तो नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में लोग सड़कों में उतर गए। दे केम ऑन टू द स्ट्रीट्स, दे प्रोटेस्टेड, दे स्टार्टेड स्ट्राइक्स। पुलिस के साथ भिड़ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने। ठीक है, गुस्साए थे लोग। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन एंड ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। लेकिन गवर्नमेंट भी कम थोड़ी था, गवर्नमेंट ने भी लोगों को बेइज्जती करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको मारने पीटने परेशान करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया उन्होंने? सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड एंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स। क्या क्या पनिशमेंट मिला देखो। उनको क्या करते थे? नाक रगड़ने के लिए बोलते थे। ज़मीन में नाक रगड़ना का मतलब बेइज्जती करना है, किसी का रिस्पेक्ट खोना होता है। तो ज़मीन पे नाक रगड़वाते थे। किसको? सत्याग्रहियों को, पुलिस लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस लोग। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, रेंगने पे मजबूर करते थे, और सड़क पे रेंगने के लिए मजबूर करते थे। चलना नहीं है, रेंगना है आपको। ठीक है, और क्या करते? सलाम करने के लिए बोलते थे। साहिब मीन्स कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर थे सबको साहिब कहते हैं। साहिब में साहब। ठीक है, सबको सलाम करवाते थे, सैल्यूट करवाते थे। तो इस टाइप के पनिशमेंट देते थे वो लोग। और क्या? पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। कई सारे गांव में बम से उड़ा देगा गांव को, जैसे ये गुजरांवाला पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ बम से उड़ा दिया गया गांव को। एंड यहाँ पे पीपल वर फ्लॉग्ड मीन्स पब्लिक प्लेसेस में खड़े करके कोड़े लगवाते थे, हंटर से पिटवाते थे। फ्लॉग्ड का मतलब होता है हंटर से पिटवाना। ठीक है, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। इस टाइप के मूवमेंट जो अभी रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, अपने मूवमेंट को हटा दिया, गांधी जी ने बंद कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज देयर वॉज अ लॉट वायलेंस ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एंड पंजाब नॉर्थ इंडिया साइड बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को रॉलेट सत्याग्रह फाइनली बंद करना पड़ा।